आवाज जा रही है? दिख रहा है सब कुछ? Okay. So yesterday we were talking about that economics के जो सब्जेक्ट मैटर थे उसके बारे में हमने बात किया था। सब्जेक्ट मैटर में बहुत कुछ बातें की थी। तो उसी में हम लोग पढ़ रहे थे। आपके जो चैप्टर है उसमें स्कोप स्कोप है। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सब्जेक्ट मैटर के बाद एक और था कि वेदर इट इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो इसका भी डिस्कशन हो गया है। अब आता है वेदर इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और एन आर्ट, है ना? सो वेदर टॉपिक है whether economics is a science or an art। तो इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो ये विज्ञान है या फिर कला है ना? इकोनॉमिक्स में हाँ, हाँ ये है। हाँ बोलिए। फर्स्ट चैप्टर का आगे का पॉइंट है उसी में कि नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में पॉइंट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट, ये एक नया टॉपिक है उसी में। ठीक है, तो उसमें आपके लिए फर्स्ट में ये आता है कि ये अर्थशास्त्र जो है वो ज्ञान है या फिर कला, आर्ट्स है। तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस के रूप में इसको हम पहले देखेंगे। आप लोग लिखते जाइएगा, कॉपी किताब लेकर रख करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कि पहले हम इकोनॉमिक्स को हम देखते हैं कि ये साइंस कैसे है, हाउ इट इज। देखिएगा कि बहुत सारे स्टेट में इकोनॉमिक्स को एज सब्जेक्ट के रूप में आर्ट्स की कैटेगरी में ना रख करके साइंस के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस की तरह भी है। कुछ लोगों का कहना है कि आर्ट्स है, कुछ लोगों का कहना है कि दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स इज साइंस और एन आर्ट। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बताना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज साइंस की बात कर रहे हैं। सो साइंस होता क्या है? सो व्हाट इज साइंस, लिखिएगा, बोलते हैं लिखिएगा। सो व्हाट इज साइंस? ठीक है, सो व्हाट इज साइंस, comma, what is definition of science? What is definition of science? Firstly, we should know about. Firstly, we should know about so that we could judge. So that we could judge economics is a science or an arts। इकोनॉमिक्स इज a साइंस और एन आर्ट। तो साइंस के रूप में अगर हम इसको पहले साइंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स व्हाट इज साइंस, पहले हम समझना है कि साइंस होता क्या है, साइंस का डेफिनेशन क्या है, हम कैसे जज करेंगे कि ये सब्जेक्ट के रूप में ये साइंस है। तो सबसे पहले हम साइंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सिस्टमैटिक स्टडी आता है, द सिस्टमैटिक a study of the systematic study of knowledge and fact, knowledge and fact, which depends the which depends the co-relationship co-relationship
between cause and effect. Between cause and effect. Science is not only the collection of fact. इसको समझ लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि साइंस इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस कैसे है तो साइंस क्या करता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट है ना जो आपके पास नॉलेज है जो आपके पास जो फैक्ट आती है जैसे कोरोना वायरस का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसके फैक्ट को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं नॉलेज उसको ले रहे हैं उसको फिर हम लोग क्या करते हैं उसके बीच में मतलब कि वो कारण रिलेशनशिप व्यक्त करता है काउज एंड इफेक्ट के रूप में किसी न किसी वजह से एक कारण है साइंस के रूप में साइंस जैसे कि साइंस का रूल के जैसे देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ का क्या कहता है कि एवरी एक्शन दैट हैज अपोजिट रिएक्शन है ना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो प्रत्येक क्रिया है ना यानी कि एवरी एक्शन इज द काउज काउज है और उसका इफेक्ट क्या है कि उसका रिएक्शन है कि वो विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है साइंस में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कारण होते हैं और उसका फिर इफेक्ट पड़ता है कि अच्छा ये करने से ये होता है अब जैसे H2O हम साइंस में आता है H2O क्या होता है जल होता है तो H2 का बनने का सूत्र क्या है कि H2 और O मिलेगा तो दोनों मिलकर के जल बनता है कहीं भी तो दिस इज ये क्या है इसकी और इसके कारण ये इफेक्ट आ रहा है ना काउज क्या है H2 प्लस ओ ये इफेक्ट उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कारण की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है सो इसलिए पहले साइंस का हम डेफिनेशन समझे कि क्या रिलेशनशिप करता है काउज और इफेक्ट में ठीक है इसके आगे लिखिएगा इसी के आगे कि साइंस इज not only the correlation science is not only the collection of facts science is not only the collection of facts comma according to professor Poincare प्रोफेसर नाम है प्रोफेसर Poincare ये नाम प्रोफेसर Poincare है ना in reality all the facts all the facts must be systematically collected comma classified and analyzed must be collected comma and classified and analyzed ये तीन वर्ड जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट वर्ड एनालाइज एनालाइज एनालाइज्ड ठीक है फुल स्टॉप in science all the laws in science all the laws are universally accepted in a science all the laws are universally accepted full stop all the laws are tested all the laws are tested universally accepted a word universally accepted tested ठीक है tested and based on experiment and based on
experiment and based on experiment. तो उस इकोनॉमिक्स में साइंस में जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो एक रिलेशनशिप बताता ही है। हमने बोले कि जितने भी नॉलेज या फैक्ट है जो भी चीजें हैं उसके कारण कुछ कोई भी चीज हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है ना। तो काउज एंड इफेक्ट रूल इसको बोलते हैं। कहा गया कि जितने भी साइंस इज नॉट ओनली कहा कि केवल कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ही नहीं है। साइंस जो है इज नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पॉइनियर कि उनके अनुसार ऑल द फैक्ट मस्ट बी सिस्टमैटिकली कलेक्टेड। सिस्टमैटिकली कलेक्टेड ये सिस्टमैटिकली कलेक्ट होना चाहिए कोई भी फैक्ट। फैक्ट फैक्ट यानी कि डेटा है ना। अब जैसे कोई भी डेटा की बात करते हैं कि डेटा कहाँ से आती है। हम लोग जब एनालाइज करते हैं डेटा को जैसे कि अभी कोरोना वायरस के समय में गवर्नमेंट क्या कर रही है डेटा को कलेक्ट कर रही है। तो सिस्टमेटिकली डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद कलेक्ट के बाद उसको क्लासिफाइड किया जा रहा है। अच्छा कितने लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए कितने लोग जो है ठीक हो गए कितने लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई है ना। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन कोरोना पर्सन दैट इन बिहार है ना। दैट इन डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज कंट्री लेवल पे हाउ मच वर्ल्ड लेवल पे हर एक कंट्री का अलग अलग। तो ये क्या हो रहा है ये क्लासिफिकेशन हो रहा है और सिस्टमेटिकली कलेक्ट हुआ फिर क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो देख करके हम लोग या सरकार क्या करती है नीति बनाती है। अच्छा कि अभी के समय में कोरोना के खिलाफ हमको कैसे लड़ना है कितना और क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जरूरत है कितने और ये डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी स्टाफ में मेडिकल के आवश्यकता होगी। तो ये क्या हुआ ये एनालिसिस हुआ। तो ये चीजें हैं और कहा गया कि जो साइंस होता है साइंस ऑल द लॉज आर यूनिवर्स। साइंस में जितने भी लॉज होते हैं वो सभी जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में कहीं भी वो सभी जगह वो सही है। अब जैसे हमने बोला कि H2O H2O यानी कि जल। अब दुनिया में कहीं भी H2O और O मिलेगा तो जल ही बनेगा है ना। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन है ना। तो वो भी क्या है सेम जगह है सेम रूल्स कहीं भी एक्सेप्टेड है। फिर आया कि ऑल द लॉज आर टेस्टेड एंड बेस्ड ऑन। सभी जो लॉज है साइंस में वो पूरी तरह से टेस्टेड होते हैं और एक्सपेरिमेंट के बेस पे होते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है चीजों को परखा हुआ होता है कि अच्छा हर एक बार इस तरह करने से यही रिजल्ट आता है। इसलिए दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट बोला गया। ठीक है समझ में आया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। On the basis of these characteristics, on the basis of these characteristics, प्रोफेसर रॉबिन्सन नाम आता है प्रोफेसर रॉबिन्सन। प्रोफेसर रॉबिन्सन है ना रॉबिन्सन। On the basis of these characteristics, प्रोफेसर रॉबिन्सन प्रोफेसर फिर आता है कौन नाम आता है प्रोफेसर जॉर्डन JORDN जॉर्डन है ना कॉमा प्रोफेसर रॉबर्टसन प्रोफेसर
रॉबर्ट रॉबर्टसन, it is claimed economics as one of the subject of claimed economics as one of the subject of science, one of the subject of science like physics, comma chemistry, etc. Because there are several characteristics because there are several characteristics similar to other science subject because there are several characteristics similar to other science subjects. अब देखिए सिमिलर की बात हो रही है कि सेवरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो साइंस की तरह होते हैं, तो साइंस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उसके बारे में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। फर्स्ट में लिखना है कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स भी है, जैसे साइंस है उसी तरह से इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो a systematic study systematic स्टडी सिस्टमैटिक स्टडी की बात करता है। इकोनॉमिक्स इज also a systematic study of knowledge and facts of knowledge and facts, full stop. All the theories and facts, all the theories and facts related with related with both related with both micro or macroeconomics, micro and macroeconomics, both micro and macroeconomics are systematically collected, classified and analyzed. Systematically collected, classified and analyzed. तो जिस तरह से साइंस में कैरेक्टरिस्टिक गुण मिलते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है, इकोनॉमिक्स भी क्या करता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट है ना। इसकी जितनी भी थ्योरियां हैं, ऑल थ्योरी एंड द फैक्ट जो भी है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या फिर मैक्रो से रिलेटेड, वो एक सिस्टमैटिकली स्टडी है। उसमें हम लोग डेटा को सिस्टमैटिकली उसको कलेक्ट करते हैं, फैक्ट को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। फिर आता है दूसरा, सेकंड नंबर में आप लिखिएगा, सेकंड नंबर में डील्स विद economics deals with the correlation deals with the correlationship between cause and effect, between cause and effect, full stop. For example, supply is a positive function of price. For example में लिखना है, for example supply is a positive function of price, that is change in the price, इसका मतलब that is change in the that is
change in the price is cows, but change in change in supply change in supply is effect. ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि जैसे इकोनॉमिक्स जो है क्या करता है, काउस और रिलेशन, काउस और इफेक्ट को के रिलेशन को बताता है। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है जैसे सप्लाई का थ्योरी। सप्लाई क्या कर रहा है, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस को बताता है। मतलब कि प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव लगता है तो घटता है, जैसे कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटता है, तो ये भी क्या है, ये निगेटिव निगेटिव शो कर रहा है। और ये वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट। तो इसमें क्या है कि चेंज इन द प्राइस इज अ काउच, किसी वस्तु के प्राइस में प्राइस बढ़ने के कारण, काउच के कारण क्या हो रहा है, change in supply but change in supply is effect। और सप्लाई में जो परिवर्तन आ रहा है वो उसका क्या है, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है और ये काउस है। इसका प्राइस के बढ़ने या घटने से सप्लाई पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको दिखा रहा है ना, या फिर प्राइस के घटने या बढ़ने से डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो बता रहा है आपको काउस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, इसको मिटा देते हैं, मिटा देना, इसको मिटाते हैं। अब आ रही बात तीसरा, थर्ड नंबर, दैट इज द ऑल द लॉज इन इकोनॉमिक्स। देखिएगा थर्ड नंबर में, all the laws all the laws in economics are all the laws in economics are also universally accepted, also universally universally accepted। ठीक है, like लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसमें आगे लिख लीजिएगा लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। फिर आता है लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ लॉ ऑफ सप्लाई। फिर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सेप्ट। तो जिस तरह से जैसे हमने बोला कि H2+O मिलकर के जल बनता है सभी जगह, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली कहीं चेंज नहीं हो सकता। उसी तरह से कुछ लॉज है जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड में क्या कर रहा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड जो है घट रहा है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, सभी जगह होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, किसी वस्तु का डिमांड घट जाएगा। महंगा सामान होता है तो उसका उसकी खरीदारी हम कम कर देते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, इसलिए आर्ट्स में भी आता है। अभी इसको ऐसे यूनिवर्सली प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है। उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे हमने तो बताया कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
वो क्या होता है कि हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में कि हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो घटते जाती है ना। जैसे एक रोटी खाए तो ज़्यादा संतुष्टि, सेकंड पे कम, थर्ड पे और कम, फोर्थ पे कम, ऐसे करके। तो ये सभी जगह क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये थर्ड पॉइंट बताता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट वन। फोर्थ पॉइंट कहता है इकोनॉमिक्स थ्योरी, economics theory and laws are based on experiment. Economics theory and laws are based on experiment, like like mixed economy, like mixed economy. Two is an experimental mixed economy. Two is mixed economy is an experimental outcome. Mixed economy is an experimental outcome between capitalistic and socialist economies. ठीक है, तो बोला गया कि इकोनॉमिक थ्योरी और लॉ जो है वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अब जैसे हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मैंने बताया था मिक्स्ड इकोनॉमी में किसके किसके दोनों गुण होते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दो, एक तो कैपिटलिस्टिक वाला भी गुण होता है, कैपिटलिस्टिक एंड सोशियलिस्टिक, है ना। पूंजीवाद भी होता है और समाजवाद भी होता है। कुछ चीजों पे निजी व्यक्तियों, प्राइवेट व्यक्तियों का हाथ अधिकार होता है, जबकि सोशलिस्ट में सारा गवर्नमेंट का अधिकार होता है। और दोनों जब मिक्स कर दिए तो क्या होगा कि कुछ चीजों पे गवर्नमेंट का अधिकार होगा और कुछ सरकारी, कुछ चीजों पे प्राइवेट लोगों। हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, और बगल कर रहे हैं, ठीक है। अभी जा रहा है आवाज, इतना बगल से तो बोल रहे हैं। आवाज जा रहा है अभी। हाँ, सुनिए। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने बताया कि इकोनॉमिक थ्योरी और लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है, जिस जैसे हमने बोला मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी किसका आउटकम है, तो उसमें दोनों इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी, दोनों का मिक्सर होता है। हमको पता है कि बताए थे आपको कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होता है उसमें सारी वस्तुएं, संसाधन पे निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, प्राइवेट फर्म का अधिकार होता है, ठीक है। और उसी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट का अधिकार होता है, सारा वस्तु पे गवर्नमेंट का अधिकार है और बाकी डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि इंडिया, इंडिया में हम देखते हैं कि रेलवे जो है वो सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, डिफेंस सरकार के हाथ में, बहुत सारी कंपनियां सरकार के हाथ में है, कोल वाली, माइंस वाली। लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्म भी हैं जो प्राइवेटली रन कर रहे हैं। आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं, तो ये कैपिटलिस्टिक को बताता है, कुछ अधिकार जो है वो सोशलिस्टिक को बता रहा है। सो ये चौथा पॉइंट था। तो लास्टली आप इसमें लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। सो फ्रॉम above a statement, so from above a statement, it is science. It is a science. However, however, the most important
question. However, the most important question arises again, that whether economics is a positive science. अच्छा, इसमें पॉजिटिव साइंस, इसमें आगे भी हो जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है ना. सो हाउ द क्वेश्चन अराइजेस अगेन दैट वेदर इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस. तो इसी में आप हमने पिछले क्लास में बताया था कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है, कि पॉजिटिव साइंस के बारे में बताया था, दैट इज कि कोई भी फैक्ट को बता रहा है. पॉजिटिव एक होता है नॉर्मेटिव, है ना. तो ये वाला जो पीछे वाला जो है उसको आप ऐड कर लीजिए. पॉजिटिव साइंस का मतलब हुआ जो फैक्ट जैसे है वैसे हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना. जैसे जीडीपी अभी का है जितना है, या पास्ट में क्या था, यानी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है, उसके बेस पे जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव साइंस को बताता है. नॉर्मेटिव में मैंने बताया था कि शुड भी क्या होना चाहिए, ये ओपिनियंस को बताता है. कौन? नॉर्मेटिव साइंस. तो इसका डिटेल्स इसके बारे में बता दिया, पीछे हम क्लास में बताए थे, इसको लिख लीजिएगा. अब हम लोग आएंगे इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट पे, ठीक है. तो इसको हम बताते हैं थोड़ा सा. अब आते हैं इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, है ना. इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ऐसे लिख सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स हेडिंग दे दीजिएगा, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट. इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट. इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट लिखिएगा इसमें. अकॉर्डिंग टू टीके मेहता, नाम आता है टीके मेहता. अकॉर्डिंग टू टीके मेहता, उन्होंने क्या बोला है कि नॉलेज इज अ साइंस. नॉलेज, नॉलेज इज अ साइंस. एक्शन, एक्शन इज एन आर्ट. एक्शन इज एन आर्ट. ठीक है, मेहता का कहना है नॉलेज जो है वो साइंस है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में काम करते हैं, एक्शन में जब लाते हैं, तो वो आर्ट हो जाता है, यानी कि वो कला हो जाता है. फिर आता है आगे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू, फुल स्टॉप के बाद अकॉर्डिंग टू पीगू, PIGUE, अकॉर्डिंग टू पीगू, पीगू अर्थशास्त्री है. अकॉर्डिंग टू पीगू कॉमा मार्शल, ये भी अर्थशास्त्री है. मार्शल एटीसी कर दीजिए. इकोनॉमिक्स, आगे लिखना है ऐसे में, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कंसर्न. दिख नहीं रहा है, फिर से बोले. अकॉर्डिंग टू पीगू, ठीक है, नहीं दिख रहा है दिस वन. हाँ, PIGO. अच्छा, एक सेकेंड, धुंधला दिख रहा है. अकॉर्डिंग टू PIGO दिख रहा है अभी. यू, अकॉर्डिंग टू पीगू नहीं दिख रहा है. ओके, अच्छा.
देखिए अब इस बार दिखा अकॉर्डिंग टू पीगू, दिखा नहीं, दिख रहा है अकॉर्डिंग, दिख रहा है ना, अकॉर्डिंग टू पीगू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीगू कॉमा मार्शल, मार्शल एक्सेट्रा ईटीसी, ठीक है। आगे इसी में लिखिएगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज also considered, economics is also considered as an art, as an art, इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कंसीडर किया गया है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इन अदर वे, इन अदर वे comma art is the practical application, art is the practical application of knowledge, art is the uh, in other ways, in other way art is the, art is the practical application, practical application, practical application है ना, art is the practical application of knowledge, practical application of knowledge for, for for achieving, for achieving particular goal, particular goal, ठीक है। तो particular goal करें, दूसरे शब्दों में इन अदर वे आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, तो जैसे सीख गए अभी हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ नहीं दिख रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अच्छा लिख लीजिए, बोल रहे हैं जो लिखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अचीविंग पार्टिकुलर गोल, ठीक है, पार्टिकुलर गोल, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा साइंस गिव्स अस, science gives us principle of any discipline, science gives us principle, principles of any discipline, however, however art, art, however art turns, turns principle, all these principle into reality, all these principles into reality। तो बोला गया कि दूसरे शब्दों में कहें कि जो भी प्रैक्टिकल जो नॉलेज हम लोग लेते हैं है ना, नॉलेज ग्रहण करते हैं वो तो साइंस है, लेकिन जब हम उसका एप्लीकेशन करते हैं रियल लाइफ में तो वो आर्ट होता है, किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम उस चीज को एप्लीकेशन करते हैं। अब इसमें ऐसा कहा गया कि जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज द साइंस का पार्ट हो रहा है।
लेकिन अपने जीवन में जब हम उसको उतारेंगे, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा आर्ट, कला, है ना। जैसे डिमांड सप्लाई का रूल तो हम लोग समझ गए कि हाँ, प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाएगा। तो मान लिया कि एक दुकान खोले, है ना, किसी भी चीज का, और आप उसमें प्रोडक्ट जो रख रहे हैं, उसका प्राइस बहुत हाई किए हुए हैं। सब कस्टमर आता है, देख करके चला जाता है कि अरे इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा है ना, इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। तो आप इकोनॉमिक्स के रूल से आप समझिए कि अरे लगता है कि प्राइस मेरा ज्यादा है, इसलिए लोग जो है चल जा रहे हैं, डिमांड कम गया। तो फिर क्या करेंगे आप कि प्राइस उसका घटा सकते हैं, नहीं, चलो इसका प्राइस घटाते हैं, अब तो खरीदेगा। फिर कस्टमर को लगेगा कि नहीं नहीं, इस प्राइस में आपका ये प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, इससे हमको बेनिफिट है। तो फिर क्या करेगा कि वो आपको लेना स्टार्ट कर देगा। तो प्रैक्टिकली उसका उपयोग कर लिए। तो इसलिए बोला गया कि साइंस जो है नॉलेज को अचीव करना, फैक्ट को ये करना, प्रैक्टिकली लाइफ में लाना, किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति से। अगर हम दुकान खोले हैं किसी भी चीज का, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग करना। तो प्रॉफिट कब अर्न होगा, जब मेरा सामान बिकेगा, है ना। सामान कब बिकेगा, जब आप रीजनेबल रेट पे उस दाम को रखेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। उद्देश्य क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग। सो दैट इज द प्रैक्टिकल। तो इसलिए कहा प्रिंसिपल को रियलिटी में लाना। प्रिंसिपल क्या है, जो नियम्स है, कानून है, वो प्रिंसिपल है, उसको वास्तविकता में लाना, रियलिटी में लाना, दैट इज एन आर्ट। सो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देयर फोर देयर फोर, comma, considering the activities, therefore considering the activities in economics, therefore considering the activities in economics, comma, it can claimed as an art also. It can claimed, claimed, claimed. It can claimed as an art also, because it gives guidance, because it gives guidance, because it gives guidance to the solution of all the economic problem. Guidance to the solution of, it gives guidance to the solution of all the economic problems. Economic problems. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इसी में, therefore therefore from all the above discussion, therefore from all the above discussion, we can conclude, we can conclude that economics is neither a science, economics is neither a science nor an art only, nor an art only. Full stop. However, however,
It is a golden combination. However, it is a golden combination of both according to नाम है कोशा, COSSA, कोशा. According to कोशा, science and art are complementary. Complementary. Science and art are complementary to each other. To each other. Hence, economics is considered as both a science as well as an art, an art, है ना? तो इसलिए कौसा ने कहा कि ये साइंस और आर्ट दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता. कॉम्प्लीमेंट्री उसी को कहते हैं ना. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नाम सुने होंगे, जैसे कि कार और पेट्रोल, है ना. पेट्रोल के बिना कार चल नहीं सकता. एक की उसी तरह से साइंस और आर्ट है कि बिना दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. इसके बिना वो नहीं है, अधूरा है, उसके बिना ये अधूरा. टू ईच अदर. इसलिए इसको साइंस इकोनॉमिक्स को हम लोग दोनों में कंसीडर करते हैं, साइंस में भी और एज वेल एज आर्ट में भी. ठीक है. यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. 3 बज रहा है, 1 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं. हाँ, कल इसके आगे का नया टॉपिक. ठीक है. तो थैंक यू. हाँ, कल कौन सा टॉपिक है आप देखिए, उसमें होगा आपका जो यूनिट फर्स्ट है ना, उसी से हम पढ़ा रहे हैं. उसी में आपको आएगा डिस्कशन में, नेचर ऑफ स्कोप में बताए थे, सब्जेक्ट मैटर बता दिए, इकोनॉमिक साइंस एंड आर्ट बता दिए, पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस बता दिए. और अभी अब नेक्स्ट है सोशल साइंस, कि वेदर इट इज सोशल साइंस. फिर आएगा कि क्या इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं. तो फिर आएगा, इस तरह से कुछ कुछ आते जाएगा. सो आप पढ़िएगा यूनिट फर्स्ट वाला. लेट्स विल मीट अगेन. थैंक यू वेरी मच to all of you to joining with us. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ, हाँ बोलिए. हाँ, व्हाट्सएप पे आके बात करिए नेक्स्ट अलग से. ठीक है.